प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों हमने अपना पाठ पहले पाठ से लेके 6 पाठ तक पढ़ा। उसके बाद है अपना ज्ञान परखो। इससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या सीखा तो हमें कितना याद रहा। तो इसमें पूरे पिछले पाठ 1 से लेके 6 तक जो है उसके प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, और हम इसको पढ़ के, इसको करके, लिख के अपना ज्ञान परख सकते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो इससे पहले हम लोग आगे चले, हम लोग एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवीजन के लिए पीछे चलते हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले देखा था क्या है, भाषा। हमारा पहला पाठ था भाषा। भाषा में हमने क्या सीखा? भाषा में हमने सीखा कि भाषा क्या है। भाषा है मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन होता है जिसके हम अपनी बात दूसरों के आगे या दूसरों तक प्रकट करते हैं या पहुंचाते हैं। आम भाषा में क्या कहते हैं? पहुंचाते हैं। तो हमने परिभाषा देखी, भाषा की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद हमने जाने कि भाषा के 2 मुख्य रूप हैं। ये कौन कौन से थे? ये थे मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। उसके बाद हमने क्या जाना? व्याकरण। ये व्याकरण क्या होता है? तो हमने जाना कि व्याकरण ही हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो बच्चों, व्याकरण क्या करता है? व्याकरण का क्या काम है? व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो ये था हमारा व्याकरण। आगे चलते हैं। तो जो गलतियाँ हम लोग लिखते हैं या करते हैं, बोलते हैं, वो किससे सही होती है, किससे शुद्ध होती है? जब सही बोलते हैं तो व्याकरण में किससे शुद्ध होती है? सही कहा, व्याकरण से ही शुद्ध होती है। जैसे मैंने बताया था, बच्चे आमतौर पे क्या बोलते हैं? घर में ऐसे बोलते हैं, मेरे को बॉल चाहिए। तो ये क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि व्याकरण के हिसाब से मेरे को कोई शब्द नहीं होता। तो हमें क्या बोलना चाहिए? मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मुझे गेंद चाहिए। तो ये किसने शुद्ध किया? व्याकरण से हमें पता चला कि मेरे को गेंद चाहिए गलत है। उसका सही रूप क्या होता है? मुझे गेंद चाहिए। तो व्याकरण वह शास्त्र है, या व्याकरण ही हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। ये परिभाषा हमने लिखी और पढ़ी। अब तो बुक्स भी अवेलेबल हो गई हैं। अब कांची स्टेशनरी से होम डिलीवरी भी मिल रही है। आपको स्नैप होमवर्क में मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है, और व्हाट्सएप पे भी डाल रखा है। बस आपको ऑर्डर देना है, वो आपके घर तक बुक पहुंचा जाएगा। और ग्रामर की बुक में हमको जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको बुक में ही सॉल्व कर लेना है। स्पेस बना हुआ है, वर्कशीट टाइप की है हमारी बुक। अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, खाली जगह बना हुआ है, उसमें हमको लिखना है। लिखते समय बच्चों ध्यान देना कि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको मेरे ईमेल आईडी मैंने दे रखी है, उसमें क्लिक करके भेजेंगे और मैं वहाँ से चेक करूँगा कि आपने काम किया है तो सही किया है कि गलत किया है। तो ये सब आपको करना है। तो फिर आगे हमने क्या किया, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने भाषा और व्याकरण, पाठ पहले में क्या पढ़ा था? भाषा और व्याकरण। अब उसी तरह चलते हैं। दूसरे पाठ में हमने क्या किया था? हमने
वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये हमने जाना कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं। इंग्लिश में स्वर को बच्चों क्या कहते हैं? वोवेल्स। और व्यंजन, हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमने सीखा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद हमने विशेष ध्वनियाँ पढ़ी थी। विशेष ध्वनियाँ कौन कौन सी थी? अनुस्वार और विसर्ग। इनको हम लोग दोनों को मिला के अयोग वा भी कहते हैं। उसके बाद स्वर से बनने वाले शब्द लिखे थे, जैसे अ से अनार, अमरूद, अदरक, इस तरह से। और व्यंजन से बनने वाले शब्द का हमने अभ्यास किया था। तो इसको याद आ रहा होगा, जब हमने स्वर से बनने वाले शब्द किए, उसके बाद व्यंजन से बनने वाले शब्द किए। और मैंने बताया था कि शब्द लिखने का भी प्रयास होना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, और बोलने का भी। तो व्यंजन का हम लोगों ने क्या किया? शब्द रचना देखी, कौन कौन से शब्द बनते हैं। ये तो छोटी क्लास में भी किया था, फिर भी इसको हम लोग अभ्यास जारी रखेंगे। क से कबूतर, ककड़ी, कलश। इसी तरह हमें मात्राओं का पता चला। स्वर, जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। कभी कभी स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से भी शब्द का निर्माण कर देते हैं, और नहीं तो अधिकांश में क्या होते हैं, शब्द लिखते समय स्वर मात्रा के रूप में लिखी जाते हैं। जैसे आ की क्या मात्रा होती बच्चों? आ की, हाँ सही कहा, खड़ी पाई। और एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, ये हटके है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। उसके अलावा सभी स्वर की कोई ना कोई मात्रा होती है, जो हमने तालिका में पढ़ी थी, आपको दिखाया था। ये देखो, ये थे हमारे व्यंजन से बनने वाले शब्द। तो हमने इसको दोहराया। उसके बाद में हमने देखा, ए वाली तालिका दी थी, मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग। स्वर को हम मात्रा के रूप में जब लिखते हैं तो कैसे बनता है, तो ये पूरी सूची। तो शब्दों का निर्माण कैसे होता है? व्यंजन के साथ मात्रा लगने से शब्द बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं जो स्वरों से भी बन जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है आई। आई, आई शब्द कैसा बना है? इसमें आ मात्रा लगी है और ई बड़ी ई की है। तो स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकता है। ये याद रखना चाहिए कि स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकता है। नहीं तो जब व्यंजन के साथ मिलके मात्रा के रूप में स्वर लगते हैं, तभी भी शब्दों का निर्माण होता है या शब्द बनते हैं। तो ये हमने इसको सीखा। इसको लिख के भी अभ्यास करना है कि स्वर और उसकी मात्रा ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अ एक ऐसा स्वर है, उसकी लिखित रूप में मात्रा होती ही नहीं है। आ की मात्रा हमने देखी थी, खड़ी पाई। छोटी ई की मात्रा बाएं तरफ से लगती है, किसी वर्ण के बाएं मतलब लेफ्ट साइड से लगती है। बड़ी ई की मात्रा दाएं तरफ से लगती है, मतलब राइट साइड से लगती है। तो ये सब हमने ये भी सीखा था। अब आ जाते हैं, स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग दे रखा है। इसमें स्वतंत्र रूप से मतलब इसमें जो पहला शब्द है वो स्वर है और वो भी शब्द बनाता है। जैसे अनार,
अनार में अ क्या है? स्वर है। न एक व्यंजन है, उसमें आ की मात्रा लगी है और फिर र लगा है। र बच्चों क्या है? एक व्यंजन है। तो स्वतंत्र रूप से भी स्वरों का प्रयोग होता है। शब्द बना रहे हैं जैसे अनार, आम। आ क्या है? एक स्वर है। एक म व्यंजन के साथ लग के शब्द बना आम। तो हमने ये सीखा। दूसरे पाठ में हमने क्या सीखा? दूसरे पाठ में हमने वर्णमाला देखी। वर्ण हमें पता है, उसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन, और मात्राएं। मात्राएं क्या होती है? वॉवेल साइंस। ये जो हमने सूची बनाई थी, यही थे वॉवेल साइन। इसमें देखना है, खास बात है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, उसका कोई चिन्ह होता ही नहीं है लिखित रूप में। उसके बाद हम लोग तीसरे पाठ पे आ गए थे, याद आया सबको? तीसरा पाठ था शब्द। शब्द कैसे बनते हैं? अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द की क्या खासियत है कि उसका कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई, जो अगर बन गया कोई अक्षरों का समूह, तो अक्षरों का समूह कहेगा, शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका अर्थ होना जरूरी है। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो तीसरे में हमने शब्दों के बारे में देखा, शब्द जोड़ के कैसे बनते हैं, शब्दों के बारे में अभ्यास किया, और शब्दों की रचना भी की। जैसे अभ्यास प्रश्न में हमने क्या किया था? शहर। तो श धन ह धन र, तो शहर। तो हमने शब्दों का निर्माण किया था और सबसे जोड़कर शब्द बनाए थे। चित्र देख के भी शब्द लिखे थे। तो ये सारा हमने शब्दों का अभ्यास किया था और एक रचनात्मक कार्य किया था। एक तुमने ज़रूरी कर लिया होगा, मुझे भरोसा है। ये था कि रसोई घर में जाके बर्तनों के पहले नाम लिखने थे और फिर उनका चित्र बनाना था। तो इससे भी क्या है, एक तरह से एक कौन सा रचनात्मक कार्य है, इससे हम लोग शब्द के बारे में जान जाते हैं। रसोई घर में रखे बर्तनों के नाम वो भी लिखना जान गए और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और हमने क्या सीखा था चौथे पाठ पे? संज्ञा के बारे में। तो चौथे पाठ में हमने सीखा था कि संज्ञा क्या होता है। इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दुनिया में सभी चीज़ों का कुछ न कुछ नाम होता है और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण में चाहे वो व्यक्ति की बात हो, चाहे वो पशु पक्षियों की बात हो, चाहे वो फल सब्जियों की बात हो, सबका नाम होता है। सुई से लेके हाथी तक कोई छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो बटन क्यों ना हो, चाहे वो धूल क्यों ना हो, सबका नाम होता है। बिना नाम के हम लोग वाक्य नहीं बना सकते या कोई चीज़ समझ नहीं पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए सब बच्चों का नाम भी होता है। बिना बच्चों के नाम से टीचर, उनके माँ बाप और दुनिया वाले उनको नहीं पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे या उनको कुछ बता पाएंगे। तो नाम सब चीज़ का होता है, चाहे वो स्थान भी हो, चाहे वो वस्तु हो। स्थान में जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, तो ये सब स्थान है। बगीचा, वस्तुओं की हर वस्तु का नाम होता है। तो संज्ञा की क्या परिभाषा थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चौथे पाठ में हमने संज्ञा के बारे में जाना, उसकी परिभाषा याद की तथा संज्ञा से जुड़े अभ्यास प्रश्न भी हल किए थे हमने। तो ये था
हमारा चौथा पाठ, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। तो संज्ञा व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। और एक मैंने नया चीज़ बताया था कि भाव, हिंदी में भावों को, इमोशंस को भी संज्ञा में ही रखा गया है। जैसे खुशी, भय, दुश्मनी, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तो ये सब क्या है, ये भाव थे। ये भाव भी संज्ञा में ही आते हैं। तो इन भावों का नाम भी संज्ञा कहलाता है। तो हमने इनके अभ्यास प्रश्न किए थे। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जो तुम्हें खुद करना था, खाली जगह में नाम भरो। तो मेरा नाम डैश है, तो ये तुमने ज़रूर कर लिया होगा। इसमें सबका उत्तर अलग अलग आएगा क्योंकि सबके नाम अलग हैं। मेरे दोस्त का नाम, तुम्हारे दोस्त भी अलग अलग होंगे, तो आपको इसमें दोस्त का नाम लिखना था। मैं डैश में रहता हूँ, तो सब वाराणसी में तो सभी बच्चे रहते हैं। तो जैसे कोई पांडेपुर में रहता है, कोई फुलवरिया में रहता है, कोई 39 GTC में रहता है, कोई नदेसर में रहता है, कोई भोजूबीर में रहता है, लंका, दुर्गाकुंड, ऐसे करके स्थान का नाम लिखना था। और मेरे पिताजी का नाम डैश है, इसमें अपने पिताजी का नाम लिखना था। तो ये तुमने ज़रूर कर लिया होगा। फिर अगला है हमारा लिंग। तो लिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग क्या है बच्चों? वो शब्द होता है जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं नाना, तो नाना क्या है? तुरंत मन में भाव आ जाता है कि वो तो पुरुष हैं। नानी, नानी क्या है? अरे वो तो स्त्री हैं। तो ये जो भाव आते हैं, तो जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा हमने की थी, पढ़ा था। और लिंग के भेद हमने पढ़े थे कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। इसमें आगे पीछे भी लिख सकते हैं बच्चों, पहले स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। इसमें कोई भी आगे या पीछे लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। तो अब इसके बाद आते हैं कि फिर ये पुल्लिंग क्या होता है। तो हमने इसकी परिभाषा लिखी थी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो ये संज्ञा शब्द होते हैं। पुल्लिंग कौन है? संज्ञा शब्द होते हैं और जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो। बोध मतलब पता चले, ज्ञान हो, या शुद्ध हिंदी में कहते हैं बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण क्या था? जैसे बकरा, लड़का, नाना, चाचा, नाग, देवता, राजा, ये सब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। आदि, आखिरी में हम लोग लगाते थे आदि। मैंने बताया था आदि का अर्थ क्या होता है कि लिस्ट तो बहुत लंबी है, सूची तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम समय या फिर सब नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम लोग 3-4 उदाहरण देने के बाद आदि लिख देते हैं। आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये क्या है? वे वो शब्द, संज्ञा शब्द हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का पता हो। जैसे मामी, मामी का जैसे ही बोलते हैं तो मन में आता है अरे मामी तो स्त्रीलिंग है। तो किस जाति का बोध करवा रही हैं, किस जाति का ज्ञान करवा रही हैं? स्त्री जाति का। तो इसके क्या उदाहरण हैं बच्चों? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण क्या है? बकरी, लड़की, मामी, बहन, देवी, रानी, पुत्री आदि। तो ये हमने लिंग के बारे में पता किया, पढ़ा 5वें पाठ में। उसके बाद
लिंग के भेद के बारे में पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उनकी परिभाषाएं। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हमने इसके अभ्यास प्रश्न बहुत ही आसान थे, सरल थे, उनको हमने किया। ये परीक्षा में कैसे आ सकता है? जोड़े बनाने के रूप में आ सकता है, जैसे दादा दादी, कुत्ता कुतिया, राजा रानी, बेटा बेटी। और हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें खाली स्थान में से छांट के लिखने के लिए कहा था कि उचित शब्द लिखो। खाली स्थान कैसे भरना है? उचित से। डैश दूध देती है, तो इसमें गाय। उसी तरह हमने शब्दों का स्त्रीलिंग रूप कैसे बनाया था? बड़ी ई की मात्रा लगा के, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बेटा बेटी। और कैसे किया था? हमने उसका छांट करके अलग लिखा था। दो सूची बनाई थी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, तो हमें पहचानना आ गया, जोड़ा बनाना आ गया। दूसरा है ये भी पता करना आ गया कि उसमें दो शब्दों में कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। फिर ई की मात्रा लगा के हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना सीखा। और उसके बाद छांट के अलग अलग लिखना। दो सूची बनाई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के नीचे स्त्रीलिंग वाले शब्द लिखे, तो छांटना जब हमें आ गया, हमें पता चल गया कि ये शब्द स्त्रीलिंग है और ये शब्द पुल्लिंग है, जब वो दोनों आपस में मिले हों तो उससे हमारा ज्ञान और भी बढ़ जाता। और एक मैंने रचनात्मक कार्य तुम्हें दिया था कि घर के सदस्यों के चित्र चिपका कर उसको लिखें, और ये बताना था कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो ये तुमने ज़रूर किया होगा घर पे। और हमने छठे पाठ में क्या किया? तो ये हम लोग ये सब दोहरा रहे हैं कि हमने पहले 6 पाठों में क्या किया, और तभी हम लोग अपना ज्ञान परख सकेंगे। अगला है छठा पाठ था हमारा वचन। तो वचन क्या होती है? वचन किसी चीज़ की संख्या बताती है। अब संख्या किस तरह से बताता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक, एक है या अनेक है। जो जिससे हमें एक का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। और एक से अधिक 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। जो भी एक से अधिक होता है वो बहुवचन कहलाता है। तो हमने इनकी परिभाषाएं देखी। सबसे पहले हमारी परिभाषा थी वचन किसे कहते हैं? वचन किसी चीज़ की संख्या बताता है। वचन किसी चीज़ की संख्या बताता है। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के कितने प्रकार होते हैं या फिर भेद बोलते हैं, इंग्लिश में टाइप्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? टाइप्स। हिंदी में भेद या प्रकार। तो वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये हम लोग को इन सब दोनों की परिभाषा भी पता चल जाएगी। पता चली शब्द के जिस रूप से किसी चीज़ के एक होने का पता चले उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे हमें बिल्ली, जैसे ही बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी बोलते हैं तो हमें मन में उसका एक होने का पता चलता है। जैसे नदी हमने बोला तो मन में एक बहती हुई नदी दिखती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बह के जा रही है। लेकिन जब हम नदियाँ बोलते हैं तो हमें खुद ही आभास हो जाता है कि नहीं, यहाँ तो एक से अधिक की बात की गई। तो ये 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। तो हमने परिभाषा भी सीखी, एक वचन की परिभाषा सीखी और फिर बहुवचन की। एक बार परिभाषा दोहरा लेते हैं क्योंकि आगे ज्ञान परखों में, अपना ज्ञान परखों में हमें मदद मिलेगी। शब्द के जिस रूप से
किसी चीज़ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी आदि। तो एक वचन से हमें किसी चीज़ के एक होने का, उसकी संख्या का पता चले कि वो एक ही है, उसे हम एक वचन कहते हैं। उसी तरह बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बिल्लियाँ, शब्द सुनते ही हमें आ जाता है कि ये तो एक बिल्ली से अधिक की बात किया है। ये दो भी हो सकती हैं, 4, 10, 100, 50 कितनी भी हो सकती है, एक से अधिक है। लेकिन तो इसकी परिभाषा हमने याद की, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने दोहराया। किस चीज़ को दोहराया? एक वचन और बहुवचन। तो हमारे जो खासकर जो व्याकरण पुस्तक में है वो तो हमें याद होना चाहिए। और यही चीज़, एक वचन और बहुवचन, हमारे पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न, जो लेसन के बाद जो अभ्यास प्रश्न आते हैं उसमें भी व्याकरण के प्रश्न हैं। तो ये मत बच्चों समझना कि केवल ग्रामर, मतलब जो हमारी व्याकरण की पुस्तक है हिंदी व्याकरण दीपिका, हम उसी की बात कर रहे हैं। जब व्याकरण आएगा तो पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं, जब पाठ खत्म हो जाता था, हमारे पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं, खुलते पंख की, उसके बाद भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं, उसमें भी व्याकरण के अभ्यास प्रश्न हैं, उसमें भी तुम्हें एक वचन बहुवचन मिलेंगे। तो ये हमारे जो हैं, जो कुछ शब्द दे रखे हैं, ये सचमुच कुछ ही शब्द हैं, कुछ शब्द उस पुस्तक में भी हैं। तो कौन से दिए हैं? एक शब्द घोड़ा, घोड़े, पैसा, पैसे, केला, केले, गमला, गमले, मुर्गा, मुर्गे, किताब, किताबें, बात, बातें, पेंसिल, पेंसिलें, आँख, आँखें, रात, रातें। तो और भी सूची है। तो ये हमें ध्यान देना है कि केवल एक वचन और बहुवचन केवल हमारे छठे पाठ में ही नहीं है, हमारे पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के बाद भी जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसमें मिलेंगे और हमको वो भी याद करने हैं। तो ये परीक्षा में ये नहीं कि केवल इसी में से आएगा। तो ये इसीलिए कुछ शब्द जान के लिखा हुआ है किताब पे कि ये मत सोच लेना कि सब इसी में है। ये क्या लिखा था? कुछ शब्द, ये कुछ ही शब्द हैं, पूरे नहीं हैं। हमें कुछ पुस्तक में से मिलेंगे। तो ये था हमारा, और भी थे शब्द देखो, बेटी, बेटियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, नदी, नदियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, कक्षा, कक्षाएँ, माला, मालाएँ, शाखा, शाखाएँ, कविता, कविताएँ, कथा, कथाएँ, दिशा, दिशाएँ। तो ये हमने यहाँ से याद किया। फिर हमने क्या किया था, इनके अभ्यास प्रश्न भी किए थे। अभ्यास प्रश्न किए थे, इसमें एक वचन को बहुवचन में बदला था। दूसरे में क्या किया था, बहुवचन पहले दिया था, उसको एक वचन में बदला था। और चित्र देख के बताने वाला, जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला क्या था, चित्र देख के पहचानना था कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे हमारा ये बस, कितनी बस दिखाई दे रही हैं बच्चों? एक ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक वचन। ऑटो रिक्शा पे देखो कितने ऑटो रिक्शा हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, तो इस पे ये बहुवचन है। तो ये हमने एक और चीज़ पहचाना आया, चित्र से देख के हम लोग पहचान गए कि एक वचन है या बहुवचन। जैसे ये किताबें हैं, किताबें हैं, 4 हैं, ये बहुवचन है। गुलाब का फूल है, एक ही है, तो एक वचन। तो हमने एक ये पाठ किया था। उसी तरह हमने वचन का पूरा कर लिया।
उसके बाद एक रचनात्मक कार्य भी करवाया था आपको। क्या करवाया था रचनात्मक कार्य में? कि एक वचन वस्तु को, किसी भी कोई एक वचन वस्तु यहाँ बनानी है। दूसरे बॉक्स में बहुवचन, जैसे 3 केले बनाए तो कहाँ पे आएगा वो, किस में लिखेंगे? बहुवचन में। अगर 1 केला बनाया तो कहाँ आएगा? एक वचन में। तो बच्चों अब हम कल से अपना ज्ञान परखो करेंगे। इससे हमें अपने बारे में पता चल जाएगा कि हम लोग पहले 6 पाठ हमने समझे, पढ़े और हमें याद हो गए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपना ज्ञान परखो हल करेंगे। धन्यवाद।